मेहनत, लगन और हौसला अगर हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है और फिर कामयाबी भी मिलती है। और उसकी एक मिसाल है डॉक्टर सऊद आलम, जो यूपी के बलरामपुर ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज ख़ास मुलाकात करेंगे और ख़ास बातचीत करेंगे और उनके जो पैगाम हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और ख़ास तौर पर किस जद्दोजहद से गुजरने के बाद, किस तरह की मेहनत करने के बाद वो इस मकाम और मंजिल तक पहुंचे हैं, वो खुद अपनी ज़बानी बयान करेंगे। डॉक्टर सऊद आलम साहब, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया। अ, दिल्ली में इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बचपन जो है वो यूपी के बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर में गुजरा है। आपने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की है, लेकिन एक ख़ास बात है जो मेरी बातचीत का हिस्सा है कि मदरसे में आपकी इब्तदाई तालीम हुई है, यानी शुरुआत आपने मदरसे से की है और उसके बाद फिर दिल्ली के जामिया पहुँचे। सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए आप अपनी इब्तदाई तालीम की सफ़र के बारे में बताएँ। जी, तो हमारी विलादत एक गाँव में हुई थी, उत्तर प्रदेश के एक गाँव में, बलरामपुर ज़िले के। उसके बाद हम अपने ननिहाली गाँव में, वहाँ के एक मदरसे में हमने इब्तदाई तालीम हासिल की। हर 2-3 साल बाद एक मदरसे से दूसरे मदरसे में जाना हुआ। कुछ कई जगहों से होते हुए तकरीबन 8वीं जमात तक हमने मदरसे में तालीम की, उस हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए हमने जो यूपी बोर्ड था उसकी तरफ स्विच कर लिया। उसके बाद तालीमी मीडियम उर्दू से हिंदी हो गया। अम, और बाद अज़ां फिर हम दिल्ली आ गए, यहाँ जामिया में। यहाँ हमने इंजीनियरिंग की तालीम की हासिल की कंप्यूटर साइंस में। 1 साल तक हमने दिल्ली में जॉब किया था कंप्यूटर साइंटिस्ट की हैसियत से। उसके बाद फिर अमेरिका चले गए, वहाँ हमने मास्टर्स किया और पीएचडी की। फिर वहीं के एक इदारे में अब हम काम कर रहे हैं। इंटरनेट आर्काइव, जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है, और उसका वेब आर्काइविंग का एक सेक्शन है जिसे वेब एक मशीन कहते हैं। उसमें इस वक्त हम वेब एंड डेटा साइंटिस्ट के रोल में हमारी वहाँ पहले तायुन हुआ था हमारा, बाद हम वहाँ के रिसर्च लीड हो गए। तो अभी इसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वहाँ। लेकिन दिल्ली तक का जो आपका सफ़र है, मदरसे से निकलने के बाद या फिर 10th और 12th करने के बाद में आप दिल्ली पहुंचते हैं, उस दरमियान क्या आपको किसी तरह की मशक्क़तों का सामना करना पड़ा? कोई दुश्वारी भी पेश आई या आसान था कि मदरसे से निकल के हिंदी मीडियम में आ जाना और हिंदी मीडियम से फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में आके इंजीनियरिंग करना, कितना आसान था? आसान तो कतई नहीं था। और ख़ैर अपने यहाँ के देहाती इलाक़ों में तालीमी मेयार वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। बहरहाल मदरसे से जो हमने स्विच किया हिंदी मीडियम में, तो इब्तिदा में बड़ी मुश्किल होती थी। हिंदी पढ़ना आता था लेकिन उसके बहुत सारे अल्फ़ाज़ से वाक़फ़ियत नहीं थी, मानूसियत नहीं थी एक तरह से कह लीजिए। तो कुछ अर्सा उसमें लगा और फिर जब जामिया में आ गए, तो मीडियम इंग्लिश हो गया। एक बार फिर से उन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी इन तीनों ज़बानों में एक तरह से कह लीजिए इतनी अम, अम, आसानी हो गई कि अब हम तीनों ज़बानों में बेसिकली गुफ्तगू कर सकते हैं। और हाँ। जामिया मिलिया इस्लामिया में रहते हुए, तालीम हासिल करते हुए फिर आपने जॉब शुरू कर दी और उसके बाद फिर कैसे आपका अमेरिका जाने का जो ख्वाब पहले से था या फिर सिलेक्शन होता है, वो क्या पूरा एक उसका तरीक़ा था, उसके बारे में भी बताएँ ताकि ये लोगों की दिलचस्पी का मौज़ू है। बहुत सारे हमारे देहात के तलबा कह लें या मदारिस के तलबा कह लें कि वो स्टूडेंट निकलते हैं, उनको रास्ते नहीं मिल पाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस मीडियम में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए। वो भी इस वीडियो को देखेंगे और इनके लिए एक नसीहत के लिए या उनके लिए बाइस तरग़ीब ये वीडियो है, इसीलिए हम आपसे ख़ुसूसी बात कर रहे हैं। तो दिल्ली से निकलने के बाद अमेरिका जाने का सफ़र। ख़ैर रास्ते एक जैसे हर 2 इंसान के नहीं होते हैं। तो सबको अपनी-अपनी मंज़िल का तयन उनके लिए रास्तों का इंतख़ाब खुद ही करना पड़ता है। कई दफ़ा हालात साज़गार कर देते हैं, लेकिन कोशिश बुनियादी शर्त है।
बाहर से आला तालीम हासिल करने की हमारी जो मंशा थी वो बहुत सारे लोगों को मालूम थी, और जो उस वक्त जामिया में इंजीनियरिंग फैकल्टी में हमारे डिपार्टमेंट में जो हेड थे, उनको भी इस बात का इल्म था। तो इंजीनियरिंग मुकम्मल होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में 2 कंपनियों में हमारा इंतखाब हुआ था। लेकिन वहाँ से जॉइनिंग की कॉल नहीं आई थी, क्योंकि 2008-9 में वो रिसेशन का टाइम था, तो वो जॉइनिंग लेट हो रही थी। तो इस दौरान एक दूसरे कंपनी में हमने अप्लाई किया। हमारे एक सीनियर थे जो वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि सीवी अपनी फॉरवर्ड कर दीजिए। बहरहाल वहाँ 2-4 इंटरव्यूज़ के बाद प्लेसमेंट हो गया हमारा, हम वहाँ काम करने लगे। इस दौरान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए हुए थे, वो जामिया को विज़िट कर रहे थे। तो जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि फ़लाँ तारीख़ को एक साहब आ रहे हैं, और हमें पता है कि आपका इरादा है बाहर जाने का, अगर आप भी दिलचस्पी है तो कैंपस आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है। तो एक दिन की छुट्टी करके हम अपने काम से जामिया कैंपस में गए। वो जो अमेरिका से जो प्रोफेसर आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने एक तरह का इंटरव्यू लिया हमसे, और वहाँ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे डिजिटल लाइब्रेरीज़ के हवाले से, उस पर उन्होंने बात की। तो एक तरह से हमारा ब्रेन पिक किया उन्होंने, और हमें जो उस तरह से जो आइडिया समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो हमने उसमें बयान किया। बाद में यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कुछ 18-19 लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से 4 लोगों का नाम उन्होंने रिकमेंड किया कि इन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। उसमें हमारा नाम भी था। तो फिर हमने अप्लाई किया, और जो बाकी की जो ज़रूरियात होती हैं, जैसे जीआरई और टोएफल वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब देने के बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके फिर वहाँ चले गए थे। बुनियादी बात यह है कि चूँकि हमें पहले से वहाँ से एक ऑफ़र मिल चुकी थी, तो ये आसानी हो गई थी कि हमें अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिखाने पड़े थे, कि हमें कम से कम 1 साल या 2 साल सर्वाइव करने के लिए अमेरिका में इतने पैसे होने चाहिए, राइट? या तो बैंक से लोन लीजिए। तो इन सारे मसाइल का सामना हमें नहीं करना पड़ा, सिर्फ़ उस वजह से कि उस इंटरव्यू में हमें क्लियरेंस मिल गई थी एक तरह से, और वहाँ से एक ऑफ़र लेटर आ गया था। जी, वहाँ से ऑफ़र लेटर आने के बाद फिर आप चले जाते हैं और आपको वहाँ पे प्लेसमेंट कह लें या सिलेक्शन कह लें, तो फिर उसके बाद पीएचडी तक का सफ़र रहा। कई सालों तक आपने वहाँ जद्दोजहद की होगी। उसके बारे में बताएँ? तो वहाँ हम पहले तो यहाँ से बैचलर्स की डिग्री थी हमारे पास, बीटेक कर रखा था, तो वहाँ मास्टर्स में पहली बार वहाँ एडमिशन हुआ, और साथ में एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हमने काम किया उन प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट पे। बाद अज़ां ये हुआ कि जिस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हम गए थे, उसकी फंडिंग ख़त्म हो गई थी। तो उसके अलावा जो उनके पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, वो हमें कुछ बहुत ज़्यादा जमे नहीं। तो एक और प्रोफेसर थे उसी यूनिवर्सिटी में, उनका काम वेब आर्काइविंग और डिजिटल लाइब्रेरीज़ वगैरह के मुताल्लिक था। तो हम उनके साथ जुड़ गए, और फिर मास्टर्स मुकम्मल हुआ। फिर पीएचडी में कई साल लगे, और पीएचडी के आखिरी चंद महीनों में इंटरनेट आर्काइव ने हमें अप्रोच किया, क्योंकि हमारा जो रिसर्च का मौजू था, वो इंतहाई नीश है, और वो वेब आर्काइविंग के हवाले से जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स हैं नहीं। तो इंटरनेट आर्काइव ने हमें पहले से एक तरह से हायर कर लिया था, और हमने कुछ 2-3 महीने ग्रेजुएशन से पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था उनके साथ। सो ये रहा है किस्सा हमारा। जी। तो फिर इंटरनेट आर्काइव के साथ आप जुड़ते हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अभी भी शायद वहीं आप हैं। तो वो उसके बारे में आप बताएँ कि इंटरनेट आर्काइव क्या है? और अगर हिंदुस्तानी तलबा या मदरसे के तलबा आपके ही नक्शे कदम पे, हालाँकि आपने अपनी बातचीत में कहा कि हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, हर किसी की मंज़िल अलग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास कोई रास्ते नहीं होते या कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो वो देखते हैं और तरग़ीब लेते हैं और उन्हीं के पैटर्न पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट आर्काइव क्या है और कैसे आपसे तरग़ीब ले सकते हैं? इसके बारे में बताएँ। अम, सो इंटरनेट आर्काइव एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अम, और ये एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें बेशुमार तरह का मवाद मिल जाएंगे आपको, किताबें मिल जाएंगी उसमें, ऑडियो वीडियो मूवीज़, उसमें आपको पुरानी सीडीज़ और वाइनल कॉर्ड्स जो होते थे, वो सारे उनका रिकॉर्ड मिल जाएगा उसमें। सब कुछ डिजिटाइज करके रखा गया है। जो जर्नल्स वगैरह के पब्लिकेशंस होते हैं, उनकी कॉपियाँ रखी गई हैं डिजिटाइज करके। इसके अलावा और बहुत तरह का मवाद है। न्यूज़ की आर्काइव है हमारे यहाँ।
तो ये सारे उसके मुख्तलिफ मीडिया टाइप कह लीजिए उसमें मौजूद हैं। और एक जो बहुत ही जिस चीज़ के लिए इंटरनेट आर्काइव इंतहाई मारूफ़ है वो है उसकी वेब आर्काइविंग। वेब आर्काइविंग में क्या होता है, जो इंटरनेट पे जो वेबसाइटें होती हैं उसको मुख्तलिफ अवकात में उनके वर्जन्स या उनकी कॉपियाँ महफूज की जाती हैं। इसका हासिल ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को माजी के किसी नुस्खे की शक्ल में उसको देख सकते हैं। जैसे जिस दायरे से आप मुताल्लिक़ हैं उसकी साइट हो सकता है वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई हो, उसमें तब्दीलियाँ आ गई हों, ठीक है। अब आपको देखना है 5 साल पहले या 10 साल पहले वो साइट कैसी दिखती थी, या उसके कुछ पेजेस जो अब मौजूद नहीं हैं वो गायब हो गए, या किसी और उसका लिंक तब्दील हो गया। अगर आप उसको हासिल करना चाहें, ढूंढना यानी चाहते हैं। यानी जैसे जैसे हम वेबसाइट में काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट आज कैसी थी और आज आने वाले 5 साल के बाद में अगर उसको कोई चेक करना चाहता है कि उसका जो मतलब ये है कि इब्तदाई दौर का किस तरह का वेबसाइट या उसकी शक्ल क्या थी, वो पता चल जाएगा जी, उसे देखने माज़ी में से। जा कर के आप उसको देख सकते हैं, अगर उसके नक़ूल हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट के अच्छा। हर सफ़े की नक़ल मौजूद ही हो। आखिरी दफ़ा हमने जब चेक किया था तो कुछ 866 बिलियन वेब पेजेज़। सो ये कितना हमारा ख़्याल है कि 8-9 खरब जी, वेब पेजेज़ हैं जिनकी कॉपियाँ मौजूद हैं। अब इसमें अगर वो तलाश करना बहुत अ, बहुत मुश्किल है ये। नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं अच्छा, है, जी, उस जी। चीज़ को हम लोगों ने इंडेक्स कर रखा है हाँ, और यही सारा काम है हमारा। जी, जी, जी। तो ढूँढा जा वो सकता है, एक सिस्टम होगा उसका, अगर हाँ, आपको उसका जी। यूआरएल पता है, एड्रेस उसका हुँ, पता है, हुँ, हुँ। तो आप उसके पुराने नक़ूल आप हासिल कर सकते हैं। और एक तरह से कैलेंडर व्यू टाइप का आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि फ़लाँ साल के फ़लाँ महीनों में इतने-इतने नक़ूल इसके तैयार हुए हैं, और वो वहाँ क्लिक करके उसके पुराने नुस्खे उसके आप देख सकते हैं। इसमें वो साइटें भी शामिल हैं जो अब वजूद में नहीं रहीं, जो अब गायब हो चुकी हैं। और ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो चुकी हैं काफ़ी। तो इन सभी के नुस्खे हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। जी। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स जब वो अमेरिका में जाता है, तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान अभी टेक्नोलॉजी के मामले में या तरक्की के मामले में थोड़ा पीछे है या काफ़ी पीछे कह सकते हैं। अमेरिका काफ़ी आगे है दुनिया में तमाम ममालिक से। अब जब अमेरिका में जाने के बाद देखते हैं तो हिंदुस्तान के रहन-सहन और अमेरिका के रहन-सहन में क्या ख़ास बदलाव देखते हैं आप? वर्कफ़ोर्स तो हर जगह एक जैसा ही होता है। कुछ वहाँ जो काम करने वाले हैं वहाँ बेशुमार उनमें से हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं। कुछ अमरीकी भी मिल जाएँगे, कुछ दूसरे ममालिक से भी लोग मिल जाएँगे। ये अलग बात है कि जो इमिग्रेशन होती है वो क्रीम लेयर की होती है, वो हर दूसरा फ़र्द किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं जाता है। अम, बाकी रहन-सहन का जहाँ तक मामला है, वो अमेरिका के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग तरह के सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। अम, अ, आम तौर पर ये देखा गया है कि वहाँ को की आबो-हवा ज़्यादा साफ़-सुथरी है, या आप ये कह लीजिए जो सिविक लाइफ़ है, जो आपके गली मोहल्ले में जो नालियाँ नहीं बहती हैं ऐसे खुली हुई, या वक़्त पर बिजली और दूसरी सहूलियात जो हैं, बुनियादी सहूलियात, वो आपको आम तौर पर ज़्यादा वाफ़र मिक़दार में और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में मौजूद होती हैं। सो एक जुमले में अगर कहा जाए तो वहाँ की जो सिविक लाइफ़ है वो ज़्यादा मुनज़्ज़म है जी। यहाँ के मुकाबले में। बाकी लोग यही हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं अपने यहाँ से, कुछ वहाँ के लोग होते हैं। यही लोग काम करते हैं, यही लोग रहते हैं। देखिए, अ, अब एक बात और जो बहुत ख़ास है वो ये है कि कहा जाता है कि अमेरिका के रहने वाले या वहाँ की जो हुकूमत है वो काफ़ी लिबरल है और इस्लाम के तई एक ख़ास तौर पर ये देखने को मिलता है कि मुसलमानों के तई उनका रवैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के तौर पे जब आप उस शहर में, उस मुल्क में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या इस तरह की किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या ख़ास तौर पर मज़हब का मामला कहीं आड़े आता है? भई हमें तो ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मज़हबी ताज्जुब का सामना नहीं करना पड़ा है। इक्का-दुक्का ख़बरें बहरहाल मिलती हैं, और हमारा ख़्याल है कि वो अमेरिका तक महदूद नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मसालिक के मानने वाले लोग होते हैं, उनके दरमियान कुछ न कुछ चपलिशें ज़रूर हो जाती हैं। हुकूमती सतह पर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ये कहा जा सके कि किसी मख़सूस मज़हब को इसमें टारगेट किया जा रहा है। हमारी अपनी ज़ाती लाइफ़ में चूँकि हमारा हल्क़ा अहबाब जो है वो एकेडमीशियंस का है, हम ज़्यादातर प्रोफ़ेसर्स और
जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं एकेडेमिया में, उनसे हमारे ताल्लुकात ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे माहौल में हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे तासुब का शिकार नहीं होना पड़ा है। ऐसे कुछ हादसा हमारे साथ तो पेश नहीं आए हैं, और ना ही हमारे आसपास के लोगों में ऐसा कुछ देखने में नज़र आया है। जी। लेकिन एक बात और जो दुनिया में आम है या उस पर बात की जा रही है कि तकरीबन 7 अक्टूबर को एक हमला होता है, इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होती है। गज़ा के लोग बुरी तरह से, फ़लस्तीन के लोग जो हैं बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। तकरीबन 40,000 की तादाद हो गई है जो हलाक किए जा चुके हैं। अमेरिका से आवाज़ उठी, अमेरिकी शहरी जो हैं उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन के नारे दिए और उसके बाद वो पूरी दुनिया में एक तरह से आवाज़ बन गई। हुकूमत की तरफ से बात आई कि उन्होंने इसराइल पर कुछ दबाव तो ज़रूर बनाया, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल करने वाली बात थी वो नहीं हुई। आप वहाँ अवाम के बीच में रहते हैं या अवाम को आपने देखा है, अमेरिकी शहरियों ने ख़ास तौर पर इसकी मुखालफत की, हमला रोकने और जंग रोकने का मुतालबा किया। इसको आप वहाँ पर ज़मीनी तौर पर कैसे देखते हैं? भाई, हमारी सियासी बसीरत बेहद महदूद है, और हम बहुत ज़्यादा इन मामलात में फ़ाल नहीं हैं, तो हमारी मालूमात भी इस चीज़ को लेकर के महदूद है। अलबत्ता जब ये वाक़यात दरपेश हुए, तो एहतजाज यकीनन देखने को मिला। स्कूलों वगैरह में भी और कॉलेजेस में इन चीज़ों को लेकर के एहतजाजात हुए, और आवाम भी सड़कों पर उतरी। ये बात सच है। लेकिन हुकूमतों के काम करने का अंदाज़ और अवामी सेंटिमेंट्स जो हैं, वो कई दफ़ा अलाइन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अरब ममालिक को देख लीजिए, वहाँ भी अवाम एहतजाज पे सड़कों पे उतरे, लेकिन हुकूमतें वो करती हैं जो उनका मफाद उनको इजाज़त देता है, या जो जिस तरह के मुआहदे उनके दूसरे ममालिक के साथ होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने भर की ना तो हमारी इस्तात जी। है, और नहीं ना इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम अरब जानते ममालिक जो हैं वहाँ एहतजाज की गुंजाइश ही नहीं हैं। जी। है। नहीं, जमहूरियत नहीं। नहीं, अवाम तो बहरहाल वहाँ भी सड़कों पे निकले, और उन्होंने कई तरीकों से एहतजाज किया, लेकिन हुकूमतें ज़रूरी नहीं है कि वही इक़दामात उठाएँ जो जी। अवाम उनसे मुतालबा करे। अमेरिका में भी जो हुकूमती रवैया है वो यकसर मुख्तलिफ है, और यकीनन हमने ऐसे लोगों को देखा है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे वहाँ, डेमोक्रेट्स को, उस पार्टी को, वो भी इस चीज़ को लेकर के बेहद नाला हैं, और मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसको लेकर के शिकायत हैं। बाकी जी। इलेक्शन फिर से होने वाले हैं, हाँ, नताइज सामने होंगे। इलेक्शन फिर से होना है। आपने हालाँकि बात की कि बहुत ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी नहीं रहती है आपकी। लेकिन अब इलेक्शन का जब ज़िक्र आपने कर दिया है, तो अभी फिर इलेक्शन होने वाला है। कैसा देख रहे हैं? ट्रम्प मैदान में आ चुके हैं, उन पर हमला भी हो चुका है। लेकिन अभी वो महफूज़ हैं, सही सलामत हैं। जो बाइडेन की बात थी कि वो शायद दोबारा उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कमला हैरिस आएँगी। आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहें कि इलेक्शन को कैसे देखेंगे या इलेक्शन क्या होने वाला है और आवाम क्या सोचती है? आम तौर पे हम इस चीज़ के खामोश तमाशाई होते हैं, लेकिन इंटरनेट आर्काइव से हमारा ताल्लुक़ है, तो एक प्रोग्राम होता है हम लोगों का, वेब आर्काइविंग के हवाले से ख़ास करके, जिसमें हम अमरीकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हर 4 साल बाद उसकी कवरेज या उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, एक तरह से कह लीजिए। तो जितने भी वहाँ की जो फ़ेडरल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, डॉट गव, हुँ, जिनका टीएलडी होता है, लास्ट एक्सटेंशन जो होता है जो एड्रेस में, जैसे US.gov, वाइट हाउस डॉट गव, इन सारी वेबसाइटों का हम लोग एक मजमूआ बनाते हैं, और उन साइटों के जितने सफ़हात हैं, जितना हो सकता है उनसे, उन सबको आर्काइव करते हैं। एक दफ़ा इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन हो जाए, कभी कभी उसके दौरान भी एक एक राउंड क्रॉल करते हैं, और उमूमन जब इनाग्रेशन होता है, उसके बाद एक बार और हम उसको आर्काइव करते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ टर्म आर्काइव। और ये इंटरनेट आर्काइव का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे वहाँ के दूसरे इदारे भी इसमें शामिल हैं जो कलेक्शन पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करते हैं। अलबत्ता इंटरनेट आर्काइव ज़्यादातर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम करता है, एक तरह से कह लीजिए। और फिर हम ये डेटा पब्लिकली रिलीज़ कर देते हैं, तो रिसर्चर्स के काम आती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए हुकूमत तब्दील हो जाए, तो कोई जा कर के अंदाज़ा कर सकता है कि फ़लाँ हुकूमत में
किस तरह से कीवर्ड, किस तरह की पॉलिसीज़ उनके वेब पेजेस में बयान की जाती थी। और जब हुकूमत तब्दील हुई तो अचानक जो उनके वेब पेजेस में जो तब्दीली आई है उसका मुवाजना किया जा सकता है बड़े स्केल पे। तो इस तरह का डेटा हम तैयार करते हैं और यही हमारी सियासी मशगूलियत होती है एक तरह से कह लीजिए इलेक्शन के वक्त। जी। बाकी चीज़ों से हम गुरेज ही बरतते हैं हाँ, जी। तो एक सवाल और है कि आपकी इस कामयाबी में गाँव से लेके अमेरिका तक के सफ़र में किसका अहम किरदार और किसका रोल है? किस किसको क्रेडिट देंगे? आ, एक इंसान का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। इस सफ़र में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग अंदाज में जो असरअंदाज हुए और अम, अम, अ, कम से कम 3 शख्सियतों का नाम तो हम अपनी उंगलियों पे रखते हैं। हमारे बड़े भाई साहब, हमारी वालिदा मोहतरमा और हमारे मामू। इन लोगों का बड़ा गहरा असर रहा है हमारे इब्तदाई दिनों में और अब तक इनका सपोर्ट हासिल रहा है। बाकी जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपके प्रोफेसर्स और आपके हल्का अहबाब में जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ आप मिलके काम करते हैं। कोई भी कहा जाता है कि अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले जाइए और दूर तक जाना चाहते हैं तो एक साथ चलिए, है ना? तो रास्ता सुस्त ज़रूर हो जाता है लेकिन आप बड़ी दुशवार मराहिल को आसान कर सकते हैं अगर आप कई लोगों के साथ मिल कर के चलते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल सपोर्ट से काम चलता है। लेकिन अगर चंद एक लोगों का नाम लेना हो तो हमने यकीनन 3 लोगों का नाम लिया ही। जी। तो एक आखिरी सवाल फिर हम लौट के आते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी। ख़ास तौर पर मदरसे की बात आई और हिंदुस्तानी तलबा की बात आई। तो आखिरी पैगाम आप ख़ास तौर पर मदारिस के तलबा और जो हिंदुस्तान के गाँव यानी जहाँ बलरामपुर से हमारा ताल्लुक़ है, आपका जो आपने आपका आबाई वतन है सिद्धार्थनगर, वहाँ के तलबा आगे बहुत कम बढ़ पाते हैं। उनकी तादाद जो या फ़ीसद जो है कामयाबी का वो थोड़ा कम है। उनके लिए क्या ख़ास पैगाम देंगे आप? भाई हमें याद पड़ता है हमारा अपना जो गांव था। इब्तदाई दिनों की बात है, हम स्कूल जाते थे तो बरसात के दिनों में इतना कीचड़ हो जाता था रास्ते में कि घर से निकलने का और कोई रास्ता था नहीं। गांव से बाहर अगर जाना है तो तकरीबन घुटने भर कीचड़ में घुस करके जाना पड़ता था। और वो हवाई चप्पल होती थी जो उसमें अंदर ही रह जाती थी, फिर निकाल करके उसको खेले जा करके किसी हैंडपम्प से उसको धोते थे। अम, और अगर वहाँ से कोशिश करते करते रास्ते हमवार करते करते अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमारा ख्याल है कि ऐसे रास्ते हर किसी के लिए बन सकते हैं, कोशिश करते रहनी चाहिए। ये यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग कहीं पीछे रह जाते हैं या उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पर कुछ वसाइल की कमी, कुछ बरवक्त बरमहल बातों का मालूम ना होना कि कहाँ जाया जा सकता है और किसी हद तक जो है हालात इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। एक दफ़ा हम फिर यही कहेंगे कि कोशिश करते रहिए, बाकी कामयाबी तो वो मुस्तक़बिल के पेट में है, वो जब सामने आएगी तब आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तफ़सीली बातचीत के लिए और वक़्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सऊद आलम जिन्होंने अपने गांव से यानी कीचड़ में स्कूल जाने से लेकर अमेरिका तक पहुंचने के सफ़र के बारे में आपको बताया और आपको ये पैगाम भी दे दिया कि अगर आप मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। और आप भी अगर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और फिर इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।